कांग्रेस का संकल्प पत्र है जिसमें जिन विषयों को कभी मुस्लिम लीग उठाया करती थी आज़ादी से पहले, उन विषयों के ऊपर आज भी कांग्रेस उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही है। चाहे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप का विषय होगा या इसी से जुड़ी हुई चीज़ें, उन सबको फिर एक बार अपने घोषणा पत्र में दे करके एक वर्ग को, कभी हम सबको ध्यान है इसी देश में, देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आज भी उसी नीति का चलते हुए काम करने की बात नरेंद्र मोदी के कांग्रेस की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इस सबको दूसरी तरफ इन्होंने एक बात और करने की बात की, जितने भी अलग अलग स्वयं हैं, आज कांग्रेस एक भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान में बदलाव होगा या चुनाव नहीं होंगे। आज अगर इतिहास को उठाकर देखें, पहला जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 28 में संशोधन करने का काम किया, उससे लेकर के आपातकाल में 1976 में जो 75 में जो संशोधन किया, उस संविधान के संशोधन तक बार बार संशोधन करने का काम, और उन सब संशोधनों में लगातार एक वर्ग को कैसे पुष्ट किया जाए, बहुसंख्यक वर्ग के हितों को लगातार कुठाराघात कैसा हो, इसकी योजना में देख करके एक वर्ग की चिंता करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस लगातार करके। आज ही सैम पित्रोदा ने कहा है, कोई व्यक्ति जो कमाएगा उसकी आधी आय 50% आय सरकार के पास जाएगी, और सरकार के पास जाने का मतलब उसको किन वर्गों के हितों में करने का काम होगा, ये स्पष्ट रूप से देखने को आ रहा है। एक इस देश में लगातार हम किस प्रकार से ध्रुवीकरण खड़ा करें, इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज़ों में लेकर के करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों को साथ लेकर चलने की काम करती है। हम देखते हैं कोविड की एक बहुत बड़ी समस्या देश में आई, और उस कोविड के दौरान में भी एक देश, शायद दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपने लगभग 250 करोड़ लोगों को, सबको 2 वैक्सीन मुफ्त लगाने की बात की, और वैक्सीन भी भारत में बनाने की बात हुई, जिसके कारण से देश का पैसा देश में ही रहे और देश के लोगों के काम आने की बात हो। दूसरा, अमेरिका जैसा देश भी वैक्सीन लगाने के पैसे ले रहा था, हमने मुफ्त लगाने की बात की, और अपने भारत के लोगों को सबके वैक्सीनेशन करने के बाद दुनिया के भी बहुत बड़े पैमानों पर जिनको ज़रूरत थी, उनको भी हमने उस वैक्सीन को देकर के सर्वे भवन्तु सुखने का संदेश जो भारत की संस्कृति से जुड़ा उसको करने का हमने। सांस्कृतिक धरोहर के नाते से बात करें तो राम मंदिर के निर्माण का विषय जो सुप्रीम कोर्ट से मार्ग प्रशस्त हुआ था, आज वो मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 22 जनवरी को उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और अभी रामनवमी के दिन वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन और गाँव-गाँव घर-घर में उसका आयोजन करने का काम हुआ। लंबे समय से कश्मीर एक विषय था जिसको लेकर के वहाँ अलगाववाद की शुरुआत 370 को समाप्त करके नरेंद्र मोदी ने फिर देश में एकजुटता लाने की बात करने का काम हुई है। ये वही कश्मीर है जिसमें आज कांग्रेस के लोग कई बार कहते हैं कि हमारे नेताओं ने देश के ऊपर बलिदान करने का काम किया है। इस देश में देश की एकता और एकात्मता के लिए पहला बलिदान कोई था तो कश्मीर को भारत में मिलाने का, 370 को समाप्त करने का, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इस विषय को लेकर के पहला बलिदान कोई था तो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जिनकी हत्या आज तक एक मिस्ट्री है कैसे हुई। इसकी बार बार मांग करने के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसकी जांच कराने का काम नहीं हुआ, जेल में अपने त्याग करने का काम किया। आज कई प्रकार के भ्रम कांग्रेस पैदा करके मतों को करने की बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भाजपा आती है तो आरक्षण को समाप्त करने की बात, इस आरक्षण को पुष्ट करने की बात, अटल जी के समय इसको पुष्ट करने का काम हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री बार बार कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान को और अधिक मजबूत करने का काम किया, उसकी धाराओं को। मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक आज़ादी के बाद अपने विपरीत विचारों की सरकारों को 356 लगा करके बार बार भंग करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कई वैचारिक मतभेदों के बाद भी एक जगह भी 356 का इस्तेमाल नहीं करके उसी संविधान को सम्मान देने का काम किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक तरफ संविधान की बात करती है और संविधान के जो आप लेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, उनको भी संसद में ना पहुंचे, इसको पुष्ट करने का काम, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने बार बार एक षड्यंत्र करके उसको बनाने का प्रयास किया कि कैसे इनको रोका जाए। आज मैं जनता के सामने इन सब विषयों को रख करके 10 साल के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम, एक उसके आधार पर आगे 5 साल की योजना और 25 साल तक का एक कार्य योजना हमारे सामने, इसको लेकर के 2047 में
जब हम अमृत वर्ष मनाने जाएंगे, उस समय के भारत की कल्पना को सामने रखा है। सक्षम नेतृत्व है जो इस सबको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। संपूर्ण विश्व में आज भारत एक आशा की किरण के निकला है। कहीं भी कोई संकट होता है, रूस यूक्रेन का संकट, वो भारत की तरफ देखते हैं। इजराइल ईरान का संकट, वो भारत की तरफ देखते हैं। दुनिया में किसी प्रकार की विपदा आती है तो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत का नेतृत्व किसी प्रकार का समाधान उसमें निकालने की स्थिति आ सकता है। आज देश का गौरव बढ़ा है। देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अब भारत को छेड़ने का काम करे। चीन को एक बार नहीं, जो चीन बार बार छेड़खानी करता था या पाकिस्तान करता था, उनको भी बार बार हमारी सेनाओं के द्वारा और नेतृत्व के द्वारा सेनाओं को खुली छीट और पूरे संसाधन देने के कारण आज उनको अपनी सीमाओं में बांधने का काम भारत की सरकार ने किया है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से जहाँ मतदान है उन सबसे एक अपील है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिसने देश को गौरव बढ़ाने का काम किया, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिन्होंने लगातार इन पूरे 10 सालों में 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली, सतत भारत के लिए काम करते हुए जो कुछ निर्णय भारत के मान सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान करके उन सबके पुष्टि का काम कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील मैं करता हूँ। मैं आज में दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन मिल रहे हैं। आज प्रचार थम जाएगा। मैं इसके लिए आप सबको, साथ में राजस्थान की जनता को, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे चुनाव प्रचार के अभियान में सहयोग दिया। प्रथम चरण के में जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ भी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही एक अपील भी आपके माध्यम से सबसे करूँगा। मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और हर व्यक्ति अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल करे, हर व्यक्ति अपना मत दे, ऐसा आग्रह आप सबके माध्यम से मैं जहाँ जहाँ चुनाव है सेकेंडरी फेज का, उन सबके लिए अपेक्षा करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा, अपील करूँगा। हम दूसरे चरण में जा रहे हैं और 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का शासन, हम कह सकते हैं कि पहले चरण में नरेंद्र मोदी जी का शासन पूरी तरह से गरीब कल्याण को समर्पित था। दूसरे चरण में हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको उत्थान का विषय, राष्ट्र के सम्मान का विषय, इन सब को लेकर के काम करने का काम हुआ। हम गरीब कल्याण की जब बात करते हैं तो अलग अलग चरणों में लेकर आए तो ध्यान में आता है कि सबसे पहले शौचालय की बात उसमें करने की बात हुई। तो शौचालय, कुल 12 करोड़ शौचालय इस देश में बनकर के तैयार हुए, जिसमें से 83 लाख शौचालय राजस्थान में बने। इस सब के माध्यम से हमने स्वच्छता का संदेश देने का काम किया। इसी के साथ साथ फिर जनधन खाते खोल करके, जो कभी देश में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम जब दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे भेजते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से आज आम आदमी को एक सुविधा दी कि जितना पैसा पहुंचेगा वो सीधा सीधा आम आदमी के खाते में पहुंचेगा। देश भर में ऐसे लगभग 52 करोड़ लोगों के खाते खोले, जिसमें से लगभग 3.25 करोड़ राजस्थान में खाते खोलने का हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब किसान सम्मान निधि की बात आती है, देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसान के लिए सम्मान निधि की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और इसमें भी 6,000 रुपये 3 चरणों में 2-2 हज़ार देने की बात हुई। तो एक बटन दिल्ली से दबता है, प्रधानमंत्री दबाते हैं और सीधा किसान के खाते में पहुंच पाता है। ये डीबीटी, करप्शन फ्री शासन देने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबके माध्यम से हुआ है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 लाख घरों में हमने गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया और इसमें से लगभग 10 करोड़ लोगों को पहुंचा। इसमें 69 लाख लोग महिलाएं राजस्थान की हैं जिनके घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। मुद्रा योजना के माध्यम से कोई 46 करोड़ का युवाओं को अपने खुद के रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण देने की बात हुई। इसमें से 1.46 करोड़ रुपए राजस्थान के 1.9 करोड़ रुपए राजस्थान के युवाओं को इसमें से पैसा देने का काम राजस्थान की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लगातार इसके माध्यम से हम सुरक्षा की बात करें तो देश की सुरक्षा को, आम आदमी को निश्चिंतता देने का काम किया कि कभी 14 से पहले देश में कहीं भी पटाखों की तरह बम चला करते थे। कभी दिल्ली में बम, कभी बेंगलोर में बम, कभी जयपुर में बम विस्फोट, कभी मुंबई में सील ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन 14 के बाद जिस प्रकार का किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आतंकवाद इन सब के ऊपर जो जीरो टॉलरेंस की नीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की रही, उसके कारण इन 10 सालों में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शांति एकदम देखने को मिल रही है।
आने वाले समय में फिर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों चर्चा की है। उसमें भी 140 करोड़ के भारतीयों की चिंता करने का काम उसमें हुआ है। समाज के सब वर्ग, उन सब वर्गों को, चाहे महिलाओं की, युवा है, किसान है, गरीब है, वृद्ध है, मध्यम वर्गीय है, इन सब के लिए उस संकल्प पत्र में पार्टी ने अपने कमिटमेंट को, जो अगले 5 साल में देने की बात कर रहे हैं, उसमें करने की बात हुई है। साथ ही हम कहीं उज्ज्वला इसके सोलर के माध्यम से घर घर में सोलर लगा करके सूर्य बिजली योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली की बात इसमें की है। पाइपलाइन के माध्यम से गैस दे करके उसको हम कैसे गैस की कीमतों को कम करके और सुलभ कराने का काम करेंगे, जिसके ऊपर भी आश्वस्ता भारतीय जनता पार्टी ने इस सब के माध्यम से की। संविधान खत्म करना चाहते हैं और संविधान में खत्म करने की और उनका इशारा सिर्फ आरक्षण को लेकर के है। आपने स्पष्ट रूप से इस पर बात कही है, लेकिन मैं कांग्रेस की मानसिकता के लिए आपको बताना चाहती हूँ। जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में, संविधान प्रदत्त है, ये कांग्रेस प्रदत्त नहीं है। बाबा साहेब ने इस आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में, लेकिन उन्हीं बाबा साहेब को 2 बार लोकसभा में जाने से रोकने वाला यदि कोई दल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन लोकसभा में बाबा साहब का चित्र तक नहीं लगा। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस दलितों की और अनुसूचित जाति की कितनी घोर विरोधी है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। तो आरक्षण यदि सभी वर्गों को मिलता है तो आरक्षण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस किस दिशा में अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे के आरक्षण को कटौती करके और फिर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, ये निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ है, जिसे अनुसूचित जाति का वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैंने सुना प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र जो है वो लूटा गया या कुर्बान हुआ। तो मैं प्रियंका गांधी से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका जी, आप तो सनातन में विश्वास ही नहीं करते हैं। आप तो सनातन जो हिंदू धर्म है उसकी जो शक्ति है उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं, तो आप तो सनातन में जो मंगलसूत्र का महत्व वो जानते नहीं है। मैंने तो कभी सोनिया गांधी जी के गले में मंगलसूत्र देखा नहीं है। चुनावी मंगलसूत्र यदि उन्होंने डाला होगा तो वो एक अलग विषय है। जिस तरह से राहुल गांधी जनेऊधारी करके चुनाव में हिंदुओं के वोट लेकर के अपनी कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नारी शक्ति की बात मैं कहना चाहती हूँ। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, बार बार एक ही बात कही, हम लोकसभा में और विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षित सीट देने वाले हैं। किया तो अभी तक कुछ नहीं था, सिर्फ हर चुनाव में महिलाओं के वोट लेने की ये बात कहते थे और इस वादे को निभाने की झूठी बात कह के लोगों को गुमराह करने की बात करते थे। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण बिल पारित हुआ, और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया। तो मोदी सरकार ने न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए बल्कि भारत को विकसित बनाने के लिए जो रेलवे के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया, वंदे भारत ट्रेन की तो हम कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेनें चलेंगी। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे एयरपोर्ट पूरे देश भर में बनेंगे, और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, हॉस्पिटल्स बने हैं। कोविड की बात अरुण जी बेसम ने की है, लेकिन इसके से 100 गुना आगे बढ़ करके जिस तरह से विकसित भारत की बात मोदी जी ने की है, निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। इन 10 साल के शासन में और कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इतने आरोप लगे, और हम तो केंद्र की बात ही ना करें, हम तो पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार की बात कर लें, स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण दिखता है। अलवर में 3 जाटव बंधुओं के साथ, जो अनुसूचित जाति के बंधु थे, उनको एक धर्म विशेष के लोगों ने मार डाला। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि के साथ में घटना हुई, वो पूरा देश जानता है। उदयपुर की घटना जो कन्हैयालाल दर्जी के साथ में हुई, पूरा देश उसको जानता है। इसी तरह से चित्तौड़ और उदयपुर की घटनाओं को सब व्यक्ति जानता है। भीलवाड़ा में की घटना को व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के शासन में
क्या अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कांग्रेस की सत्ता या कांग्रेस के लोग खड़े रहे? नहीं रहे। उनको मुआवजा देने की बात तो छोड़ो, जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की उनको हत्या के केस तक में दर्ज नहीं किया गया और वो आज खुले रूप से घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की वोट बैंक लेनी है, मुसलमानों का ही वोट लेना और उसी के आधार पर जीत हासिल करनी है। इस तरह से मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार उनके शासन में हुए, उनके शासन में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं ने देश में रिकॉर्ड कायम किया। हम पहले नंबर पर आए कि महिलाओं के साथ, और जिस तरह से उनके लोगों ने महिलाओं पर टिप्पणी की, महिलाओं के केसेस के बारे में टिप्पणी की। स्वयं अशोक गहलोत ने कहा कि 50% मुकदमे महिलाएं गलत दर्ज कराती हैं, झूठे दर्ज कराती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि महिलाएं झूठी होती हैं और उनको इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो वो महिलाएं अब वोट की चोट दे करके इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के वोट दें। ये आपके माध्यम से मैं जनमानस से भी अपील करती हूँ और मतदाताओं से, विशेषकर महिलाओं से, अनुसूचित जाति के लोगों को अपील करना चाहूँगी कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 5 साल पहले इस प्रकार की घटनाक्रम होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के साथ खड़े नहीं रहे। झूठ बोलना इनका संकल्प है। इसलिए 26 तारीख को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें, बीजेपी के पक्ष में मतदान करें और पुनः तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि हमने अजमेर में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ब्रिज हो, सब क्षेत्रों में केंद्र की सरकार होने के कारण से, मोदी जी की सरकार होने के कारण से काम हुआ है। मुद्रा योजना में हजारों लोगों को लोन मिला है और वो अपना व्यवसाय शुरू करने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसी मोदी सरकार पुणे बने, यही हमारा संकल्प हो और इसी के नाते से हम वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधु